अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब इंग्लिश ऐसे प्रिपरेशन सेक्शन में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का पेपर हमने चूज़ किया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ामिनेशंस आए थे इंस्पेक्टर लीगल की पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर ग्रेड 17, ग्रेड 16 के हवाले से। तो पुलिस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट थी, मैंने यहाँ पर आपके लिए इंट्रोडक्शन भी लिख दिया और ये पास्ट पेपर का सॉल्यूशन है। पास्ट पेपर का सॉल्यूशन हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आइंदा जब इस तरह की पोस्ट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हो, तो आपको अंदाज़ा रहे कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। अगरचे ये 50 नंबर का पेपर है, लेकिन स्टिल इट हैज़ वेरी लार्जर इम्प्लीकेशन ऑन योर पासिंग आउट क्राइटेरिया, ठीक है? तो ये एक एसे है जो इस पेपर के अंदर आया था। पेपर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और ये पहला सवाल, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन पंजाब एनालाइजिंग लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। वे फॉरवर्ड की बात की गई है और इसके अंदर जो पेचीदगियां हैं कानूनन, उसके हवाले से बातचीत की गई है। तो सबसे पहले आपके इल्म में ये होना चाहिए कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या? आरटीआई इसे कहते हैं। आरटीआई बेसिकली इसकी ऐसे के अंदर हमने क्या लिखना है कि इसकी अमली मुश्किलात क्या हैं, आइंदा बेहतरी के इम्कानात क्या हो सकते हैं। और अगर आप इसमें और अगर देखना चाहें तो तफसीलात आपको पहले इसकी हिस्ट्री देखना पड़ेगी कि ये पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2013 के ज़रिए नाफिस हुआ था, एक्ट के ज़रिए। और इसका मतलब ये चीज़ें सारी आपको गूगल पे मिल जाएँगी। मकसद क्या है कि आपके पास इसका बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि आप ईज़िली इसको लिख सकें। चूँकि ये स्पेशलाइज़्ड पोस्ट है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू पीपल टू हैव क्लियर गाइडलाइन अबाउट व्हाट दिस एक्ट इज़ अबाउट, कि ये एक्ट है क्या? कानून है किस बारे में? तो कानूनी पस मंज़र इसमें आप देखेंगे तो पंजाब में मालूमात तक रसाई का ये बुनियादी तौर पर कानून है और इसका मकसद जो था वो हुकूमती इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाना था, ताकि शहरी रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड, फैसले और सरकारी कार्रवाइयों तक रसाई हासिल कर सकें। इसमें अमली पेचीदगियाँ हैं कि इदारों को कमज़ोर कैपेसिटी और अफसरान की तरबियत की कमी का सामना है, रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन नहीं है, जिससे जवाब लोग मांगते हैं लेकिन वो ताख़ीर से मिलता है। बाज़ इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सीक्रेसी कल्चर है, मालूमात जो है वो रोकने का रुझान पाया जाता है, अपील प्रोसेस लंबा है, टेक्निकल होने की वजह से शहरी जो हैं वो डिस्करेज होते हैं और साथ-साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी की आड़ में वसी तर इस्तिस्नात दिए हुए हैं। तो ये पेचीदगियाँ हैं जिन्हें आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आप शामिल कर सकते हैं और इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एसेज़ जो हैं बुनियादी तौर पर लिखवाए क्यों जाते हैं ताकि आपकी नॉलेज का अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाउ मच वेल इन्फॉर्म्ड यू आर एक्चुअली, ठीक है? सो द पॉइंट इज़ अब इसमें आरटीआई, आज आप इस ब्लॉग के अंदर आरटीआई एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या फ्यूचर रिफॉर्म्स हैं, उनके हवाले से मैं आपको एक क्लियर ओवरव्यू दूँगा ताकि आप ऐसे में कॉन्फिडेंटली होकर कॉन्फिडेंस आपको आए और आप इसे ईज़िली लिख सकें। एक स्पेशल टिप है, वो मैं व्लॉग के एंड में शेयर करूँगा, जो एसे राइटिंग स्किल्स को इंस्टेंटली और एनालिटिकली और हाई स्कोरिंग बना देगा, ठीक है? अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें एनालिटिकली आपसे डिमांड की गई है और एनालिटिकली यानी आप इसका तज्ज़िया करेंगे, तो ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। स्पेशली गवर्नेंस और लॉ के टॉपिक्स में तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिफोर वी डाइव इंटू द मेन व्लॉग, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सॉफ्ट पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारा एक फ़ेसबुक पेज पर भी है, फ़ेसबुक पेज है जहाँ पर मैं रोज़ाना डॉन अखबार के सरकर्दा 3 न्यूज़ आइटम्स में से 20 वर्ड्स बमा तलफ़्फ़ुज़ पेस्ट करता हूँ अपने पेज के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो उसे भी फ़ॉलो कर लें। डेली वोकैब्युलरी टिप्स और शॉर्ट रील्स आपको वहाँ पर ऐसे के हवाले से मिल जाएगी। तो चलें जी, मेन ब्लॉग अब शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक के लिए हमें 4 डिस्कोर्स फॉर्म्स जो हैं वो हमेशा आप याद रखें कि 4 डिस्कोर्स फॉर्म्स क्या-क्या होते हैं। मैं एक-एक करके आपको इन चारों का नाम बताता हूँ। दोस्तों ये डिस्कोर्स फॉर्म्स कहलाई जाती हैं कि जब भी आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते वक़्त आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसके लिए आउटलाइन बनानी पड़ती है। आउटलाइन जब बनेगी, जब आपको ऐसे के बारे में इन 4 चीज़ों का इल्म होगा। अगर इफ यू आर टोटली अनअवेयर अबाउट दीज़ 4 थिंग्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ गुड एसे। जब आपके पास ये 4 चीज़ें ज़हन में होंगी तो ही आप एक क्लियर डायरेक्शन के साथ आउटलाइन बना सकें। पहली चीज़ है एक्सपोज़िशन, देन डिस्क्रिप्शन, नैरेशन एंड देन आर्गुमेंटेशन। ये 4 चीज़ें ऐसे लिखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब अगर आप बात करते हैं एक्सपोज़िशन क्या होती है, तो एक्सपोज़िशन में आपको 3 चीज़ें ज़हन में रखें।
इस टॉपिक के हवाले से मैं एक-एक करके बताता जाता हूँ। सिटीज़न्स का लीगल राइट है कि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल रखें। ये एक्सपोज़ करना है आपने टॉपिक के बारे में, आपने एक्सपोज़ करना है चीज़ों को, ठीक है? और उसके बाद क्या बता सकते हैं आप एक्सपोज़िशन में कि पब्लिक बॉडीज़ लीगली बाउंड हैं, सरकारी इदारे कानूनन इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो जो रिक्वेस्ट उनको की जाती हैं, उनको प्रोसेस करें, ठीक है? और तीसरी चीज़ आप इसमें क्या लिख सकते हैं एक्सपोज़िशन में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है या ये जो कानून है, उसका बुनियादी मकसद जो है वो गवर्नेंस को यानी तर्ज़ हुक्मरानी को काबिल एहतसाब बनाए और खुला रखे, ताकि लोग जान सकें कि उनके लिए जो फैसले किए जा रहे हैं, वो वाक़ई उनके फ़ायदे में है या नहीं है, ठीक? तो ये एक्सपोज़िशन के ये 3 पॉइंट्स हैं। मैंने यहाँ पर आप देखें कि मैं आपकी स्क्रीन पर भी लिख दूँगा ये चीज़। उसके बाद आप बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या आ सकता है। डिस्क्रिप्शन की 3 एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा यहाँ पर। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफ़िसर्स ये तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो पीआईओज़ होते हैं जिन्हें पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफ़िसर्स कहा जाता है। दे हैंडल रिक्वेस्ट्स व्हिच आर मेड टू दिस डिपार्टमेंट या ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? उसके बाद टाइम लिमिट्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, जो ये एंश्योर करेंगी कि रिस्पॉन्स में ताख़ीर ना हो, कि रिस्पॉन्स टाइमली हो, ठीक है? उसके बाद तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें कि अपील्स मैकेनिज़्म जो है वो सिटीज़न्स कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व करता है कि अपील अगर आप किसी फैसले से या इनके जवाब से किसी भी इदारे से मालूमात तलब की, उस इदारे के जवाब से आप मुतमईन नहीं है तो आप अपील भी कर सकते हैं, ठीक है? या कोई जवाब नहीं दिया जा रहा तो अपील भी दायर की जा सकती है। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हो गई। अब आते हैं नैरेशन के ऊपर। नैरेशन में आप ये बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स कई दफ़ा फाइल्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, डिलेज़ होते हैं, ठीक है? कुछ केसेज़ में वेग रिफ्यूज़ल्स आते हैं, नॉट अवेलेबल, कॉन्फिडेंशियल, दस्तयाब नहीं है या फिर हसास नौइयत का खुफिया मामला है तो इसलिए नहीं प्रोवाइड किया जा सकता ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको। तो कोर्ट्स ने आरटीआई के हक में रूलिंग्स दी हैं, जो ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन करती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई इदारा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो अदालतों की तरफ से इस चीज़ के को स्ट्रेंथन किया गया है कि आप मालूमात दें, ठीक है? तो ये नैरेशन हो गया, आप नैरेट करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ठीक है? उसके बाद दलाइल की जब आप बात आती है, आर्गुमेंटेशन दलाइल देते हैं आप, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि ब्रॉड एग्ज़म्पशन क्लॉज़ेज़ हैं जिनको आप मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है? वीक एनफोर्समेंट है, कानून को जो इत्तलाक होता है उसमें कमज़ोरी आ जाती है और पीआईओज़ जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की डेफिशिएंसी रिफॉर्म्स को डिले करती है, तो ये दलाइल में आप चीज़ें ले सकते हैं। तो ये 4 डिस्कोर्स फॉर्म्स हैं, आप इस एसे को आगे बढ़ा सकते हैं। 1500 से 2000 नंबर का अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, दीज़ आर वेरी नेसेसरी केस। उसके बाद आते हैं असल मुद्दे की तरफ। असल मुद्दा हमें क्या कहता है, आप ऐसे लिखना जानते हैं या नहीं जानते? उसके लिए ज़रूरी है कि आप आउटलाइन लिखें। आउटलाइन में आपको मैं बता चुका हूँ, एक कमेंट्री क्या होगी इसमें आप आरटीआई एक स्ट्रॉन्ग लीगल टूल है, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस का सामना करता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटीज़, पेचीदगियाँ क्या हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ अगरचे ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उसके टोटली बरअक्स हैं, ठीक है? इसमें 3 चीज़ें आप दे सकते हैं आउटलाइन के अंदर। अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पहले सबसे पहले आउटलाइन के अंदर एलिमेंट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी शफ़ाफ़ियत जो है, वो जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा सिटीज़न्स एम्पावरमेंट यानी शहरियों के लिए ज़रूरी है कि उनको एम्पावर किया जाए, बाइख्तियार किया जाए, ठीक है? उसके बाद आप जो कला होता है लीगल सिस्टम्स के अंदर, उसका अहाता करें, एनालाइज़ लीगल गैप्स। ये इंट्रोडक्शन हो गया पहला नंबर। उसके बाद आते हैं किस चीज़ के ऊपर, आरटीआई के अंदर क्या ज़मानत दी गई है। आरटीआई के अंदर क्या ज़मानतें दी गई हैं, आरटीआई की गारंटीज़। क्या-क्या ज़मानतें दी गई हैं कि आपको ये चीज़ें किस में शुमार होती है, ये एक्सपोज़िशन में आप लिख सकते हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क और सिटीज़न्स राइट एक्सप्लेन करना एसेंशियल है यहाँ पर, ठीक है? तो राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ये आपका राइट है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी? आर आरटीआई के अंदर जो अहम ज़मानतें दी गई हैं वो ये 3 हैं। राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, आम शहरी का मालूमात तक रसाई का हक है आम शहरी को। ड्यूटी ऑफ पब्लिक बॉडीज़, सरकारी इदारों का फ़र्ज़ क्या है, उनके फ़राइज़ में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद मकसद क्या है, बेसिकली मकसद इस कानून का ये है कि तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से जवाबदेही का माहौल कायम किया जा सके, कि अगर आप किसी से कोई काम कहते हैं सरकारी इदारे में और वो काम नहीं करता, तो उसकी सज़ा और जज़ा का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो ये आरटीआई का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है जी? उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आते हैं ऑपरेशनल मैकेनिज़्म की तरफ। ऑपरेशनल मैकेनिज़्म राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स या उसके जो ज़ाब्ते हैं, उनके जो पहलू हैं, वो जब आप बताएँगे एग्ज़ामिनर को लिखकर,
तो ना सिर्फ उसे इम्प्रेस करेगा बल्कि उसे मजबूर कर देगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जाएँ। अब इसमें आप क्या-क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो ऑफ़िसर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, कि उसके ज़िम्मे क्या-क्या काम लगाए गए हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ आपने टाइम लिमिट्स बतानी पड़ेंगी कि जो पीआईओज़ होते हैं, उनको कितने अरसे में काम करना होता है और उनकी अपीलें कितने अरसे में निपटानी होती हैं। साथ-साथ आपको पेनल्टीज़ के बारे में भी बताना होगा कि पेन अगर कोई काम पूरा नहीं करता, तो नॉन कंप्लायंस पर यानी तामील ना कम करने पर उसके ऊपर क्या जुर्माना हो सकता है, ठीक है? तो ये ऑपरेशनल मैकेनिज़्म वाज़ द पार्ट 3 ऑफ आवर आउटलाइन। ये 3 चीज़ों की मैंने आपको मिसाल दे दी। अब आते हैं जब आप ऐसे को नैरेट करते हुए जाएँगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें बताना पड़ेगा कि इस कानून के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? यानी प्रैक्टिकलिटी आपने बतानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ बतानी पड़ेगी कि आप सोचते क्या हैं, कानून क्या है? कानून तो ठीक है, लेकिन असल में हो क्या रहा है? तो असल जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपने बतानी पड़ेंगी ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से। इसमें भी यहाँ पर एसेस जब तक एग्ज़ाम्पल्स से खाली हों, तो ना उनमें लाइफ़ होती है, ना उसमें क्रेडिबिलिटी आती है। तो ये जब आप बताएँगे चौथे पॉइंट पर एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तो आपके एसे के अंदर जान आएगी और उसकी क्रेडिबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। अब इसके 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि कानून तो बना हुआ है, लेकिन अमल कोई नहीं है। तो अमल किस तरह से नहीं हो रहा? डिपार्टमेंटल डिलेज़, इदारों की तरफ से, जो महकमों की तरफ से कोई आप दरख्वास्त देते हैं कि फलाँ मालूमात चाहिए, तो वो रिवायती लैतो-लाल से काम लेते हैं, डिले करते हैं, ताख़ीर करते हैं। वेग रिफ्यूज़ल्स यानी मुबहम अंदाज़ में आपको मना नहीं करते, लेकिन काम भी नहीं करते। यानी ना, ना कर, लेकिन ना कर। मना भी नहीं करना, काम भी नहीं करना। हालाँकि इसमें कोर्ट रूलिंग्स मौजूद हैं, जिसमें सपोर्ट किया गया है शहरियों को। ये शहरियों के हुकूक की बात है ये कि भाई ये आरटीआई के ज़रिए मालूमात फ़राहम करें, कोई अगर चाहता है तो दें मालूमात। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अदालतों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बावजूद ये 2 काम ऊपर के वो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों? 5वें पॉइंट पर मैं आपको बताऊँगा कि आर्गुमेंट कैसे करेंगे, दलील कैसे देंगे? दलील देंगे कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं? लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब ये है कि इस कानून पर अमल करने में कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या होगा? आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? ठीक है? आगे बढ़ने का रास्ता हमसे पूछा गया है, अगर आप ऐसे देखेंगे, लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। फ्यूचर मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की सिमत क्या है? आगे बढ़ने की सिमत को वे फॉरवर्ड ही कहते हैं। यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स क्या-क्या हैं? 3 पॉइंट्स ब्रॉड एग्जम्पशन मिसयूज़, वीक एनफोर्समेंट एंड नीड फॉर डिजिटल रिफॉर्म्स। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन से ऐसे एनालिटिकल और हाई स्कोरिंग बनेगा। आप ये क्रिटिकल एनालिसिस तनकीदी जायज़ा लेंगे, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ब्रॉड एग्जम्पशन मिसयूज़, कई इदारों को इस्तिस्ना मिला हुआ है, मालूमात फ़राहम भले ना करें क्योंकि खुफिया हैं। तो वसी पैमाने पर अगर हर इदारा यही प्ली लेने लगा, यही इस चीज़ को यूज़ करने लगा, तो ये एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है कि इस कानून का जो मकसद है वो फ़ौत हो जाएगा। इसी तरह से वीक एनफोर्समेंट, कानून को सही तरह से नाफ़िज़ नहीं किया जा रहा, कमज़ोर है कानून, तो भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में शामिल होता है ये मामला। अब आते हैं फिर वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड ये है कि आप हर चीज़ जो भी काम करें उसको डिजिटलाइज़ करते जाएँ, अवाम के सामने वेबसाइट्स के ऊपर आप इसको रखते चले जाएँ। तो ये आपका हो गया आर्गुमेंटेशन सेक्शन का, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड वे फॉरवर्ड की हेडिंग के साथ 3 एग्ज़ाम्पल्स। उसके बाद लास्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप देखें कि इम्प्लीमेंटेशन और लॉ, अमल दरामद और कानून। कानून तो बना दिया लेकिन अमल दरामद नहीं होगा। इस पे जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए, ब्रिज करने के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस बहुत अहमियत रखती है। अगर आपकी गवर्नेंस सस्टेनेबल है, आज कानून बन गया, कल उस पे कोई अमल नहीं करेगा, या आज कानून बन गया, उस पे 100 साल तक अमल चलता रहेगा, तावक़्त है कि उसकी ज़रूरत तब्दील ना हो जाए। तो दिस इज़ सस्टेनेबल गवर्नेंस मॉडल। तो अगर आपकी गवर्नेंस सस्टेनेबल है, तो कानून पर अमल और कानून इटसेल्फ में ब्रिज जो करना होगा, गैप, वो करना होगा पूरा। ठीक है? इसमें भी मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि इदारों को आपने क्या करना है, मज़बूत बनाना है। कानूनी सिकम जो है, कानूनी अभाम जो है, उनको दूर करना है। उसके बाद शहरियों की अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका एक सैंपल ऐसे आउटलाइन हो गई। इसमें मैं आपको एक टिप भी बताता चाहता हूँ जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, मेंशन कर चुका हूँ कि ऐसे में हमेशा लॉ वर्सेस प्रैक्टिस, कानून और उस पर अमल का एक छोटा पैराग्राफ ज़रूर शामिल करें। अगर इस तरह का कोई कानून के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, तो हमेशा याद रखिए कि गैप जो होते हैं ना, उसका ज़िक्र ज़रूर करना है। ये टिप एग्ज़ामिनर को क्लियरली दिखा देती है कि आप
ऐसे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है आपके पास, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ और इंस्टीट्यूशनल गैप्स जो हैं, उनको भी आपने समझ के लिखा है। इससे ऐसे ना सिर्फ एनालिटिकल बनता है, बल्कि स्कोरिंग जो होती है, एग्ज़ामिनर जब चेक करता है, वो भी इंस्टेंटली चांसेस उसके इम्प्रूव हो जाते हैं, आपके हक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डिटेल्ड एसे कैसा लगा? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो ज़रूर लाइक करें, सॉफ्ट एजेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जहाँ मैं रोज़ाना रोज़ाना अंग्रेज़ी अखबार से 20 टॉप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के जो वर्ड्स होते हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने पेज पे लगाता हूँ। अगली वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमने ये लिखा है, उसको ज़िक्र करेंगे और साथ-साथ मैं आपको इस पूरी आउटलाइन के मुताबिक जो हमने आज बनाई है, उसका एक सैंपल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपना फ़रमाइशी ऐसे लिखवाना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स में इससे भी आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, अ, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।